हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लेक्चर नंबर 7 लेंगे, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर है ये। आज फिनिश करेंगे इसको। तो लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, दैट इज़ द टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है ये कुछ हमारे पास प्रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन होते हैं, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने कोई नया स्पीशी ढूंढ निकाला। ये नई स्पीशी को हमने क्या करना है, हमने उसको डिस्कवर करना है, हमने इसको पहले आइडेंटिफाई करना है, इसकी मॉर्फोलॉजी रीड करनी है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है। तो जो चीज़ें हमें हेल्प करेंगे एक न्यू स्पीशीज़ को क्लासिफाई करने में, एक न्यू स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एड। सिंपली इट इज रिलेटेड विद द टैक्सोनॉमी एंड एड इज द हेल्प। ऐसे टूल्स, ऐसे नॉलेज, ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे प्रिजर्व इंफॉर्मेशन जो हमें हेल्प करेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीशी को आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प करेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल मीन्स क्या हो गया? टैक्सोनॉमिकल मीन्स रिलेटेड विथ टैक्सोनॉमी, मीन्स रिलेटेड विथ आइडेंटिफिकेशन, रिलेटेड विथ क्लासिफिकेशन। एंड टूल जो रहता है, एड जो है, एड मीन्स हो गया हेल्प। एड मीन्स हेल्प, यानी कि ऐसा हेल्प मैं लिख सकता हूं यहां पे कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या है। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज द प्रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन। प्रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन है ये, विच इज हेल्पफुल इन द टैक्सोनॉमी। ओके, प्रिजर्व इंफॉर्मेशन भी लिख सकता हूं मैं इसको। तो मैं बोल सकता हूं दीज आर द टूल्स, सिंपली दीज आर द टूल्स और क्रिएचर्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो लार्जर एनिमल हो, चाहे वो प्लांट का कोई स्पीशी हो, ठीक है, उस स्पीशी को करेक्ट क्लासिफिकेशन करने के लिए या उस स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपके पास टूल्स हैं, जब आप उन टूल्स से हेल्प लेते हो इस चीज को, इस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में, दैट मीन्स दिस टूल इज योर टैक्सोनॉमिकल एड। ये आपका टैक्सोनॉमिकल एड बन सकता है, ठीक है। अब मसला है यहां पे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। ओके, ये आपका डेड एड भी हो सकता है, डेड टैक्सोनॉमिकल एड। ये हो सकता है लिविंग टैक्सोनॉमिकल एड। डेड टैक्सोनॉमिकल एड मीन्स क्या होता है? डेड टैक्सोनॉमिकल एड, ये हमारे पास नॉन लिविंग एड्स होते हैं, नॉन लिविंग टूल्स या नॉन लिविंग प्रिजर्व इंफॉर्मेशन। या आपके पास इंफॉर्मेशन है, प्रिजर्व्ड है, आपके पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो डेड है, उनसे अगर आप हेल्प लेना चाहते हो रिगार्डिंग योर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, तो वो कहलाएंगे डेड टैक्सोनॉमिकल टूल्स। फॉर एग्जांपल, डेड टैक्सोनॉमिकल टूल्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हर्बेरियम। हर्बेरियम इज द प्लांट टूल। इसमें इसके हेल्प से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमें हेल्प करता है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इसी तरह है हमारे पास हर्बेरियम के बाद म्यूजियम। म्यूजियम जो है ये बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल के लिए है, बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल टूल, लेकिन ये डेड है दोनों, ठीक है।
इसके बाद हम आएंगे लिविंग टेक्सोनॉमिकल टूल पे। लिविंग मीन्स जो जीवित होगा, जो लिविंग होंगे। तो लिविंग में हम देखेंगे पहले, इसमें आता है आपके बॉटनिकल गार्डनर्स। बॉटनिकल गार्डनर्स, इसमें आएंगे आपके जूलॉजिकल पार्क्स। ये 4 टेक्सोनॉमिकल टूल आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट आपको पढ़ना है हर्बेरियम, म्यूजियम, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? 2 डेड टेक्सोनॉमिकल एड एंड 2 आर लाइव एड्स। इसके अलावा आपको पढ़ना है यहां पे टेक्सोनॉमिकल कीज। टेक्सोनॉमिकल कीज क्या होते हैं वो भी हम लास्ट पे देखेंगे। ठीक है, शाबाश। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज द हर्बेरियम। हर्बेरियम, हर्बेरियम जो है, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम इज जस्ट द टूल। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा टेक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं जो हर्बेरियम है, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज। कैसे? अच्छा, अगर आपसे हर्बेरियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इट इज लिविंग टूल और डेड टूल, तो आपका आंसर होना चाहिए इट इज डेड प्लांट टूल या डेड प्लांट टेक्सोनॉमिकल एड। इसमें हम क्या करते हैं इस हर्बेरियम में? हर्बेरियम एक्चुअली क्या है? हर्बेरियम इज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज। दिस इज कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पीशीज। कलेक्शन ऑफ preserved plants and their parts, plant species, collection of preserved, यानी कि ये कलेक्शन होता है बहुत सारे प्लांट्स का जो हमने कलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सिंपली एक प्लांट है, इस प्लांट को पहले कलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर एरिया से। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हर्बेरियम बनाना चाहता है, आप भी हर्बेरियम बना सकते हो घर में जाके, इजी है। तो आपको क्या करना है, पहले फील्ड में जाना है, वो प्लांट आपको लाना है कट करके वहां से। उसके बाद उस प्लांट या प्लांट के पार्ट को आपने क्या करना है, ड्राई करना है, यानी कि हीट में रखना है, धूप में रखना है, ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए। अगर इसमें मॉइस्चर रहा तो इसमें फंगस जो है वो डेवलप हो सकता है। देन उसके बाद क्या करना है, जब हमने ड्राई किया, ड्राई के दौरान आपको इसमें इसको प्रेस करना है, यानी कि इट शुड बी प्रेस्ड। ठीक है, प्रेस मीन्स 2 पेज के बीच में रखो, ऊपर कुछ वजन रखो इसको, तो ये प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद ड्राई भी हो जाएगा, 2 दिन 1 दिन धूप में रखो। ठीक है, तो जब आप प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करने के बाद उसके ऊपर आपको फंजीसाइड्स छिड़कने हैं, फंजीसाइड्स को सेपरेट करना है, ताकि फ्यूचर में जब उसको आप प्रिजर्व करके रखोगे, माउंट करके रखोगे पेपर पे, उसमें फंगस डेवलप ना हो जाए। ठीक है, तो फंजीसाइड्स इसको डेवलप करना है। देन उसके बाद उसको आपने माउंट करना है एक पेपर पे, उसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। तो बताऊंगा मैं आपको इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर हर्बेरियम बनाने का, इसका प्रोसीजर है, पहले आपको क्या करना है, प्लांट को आपको कलेक्ट करना है फ्रॉम ए प्लेस। तो कलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ड्राइड एंड प्रेस, ड्राई करके इसको प्रेस करना है, या ड्यूरिंग पहले प्रेस करना है और प्रेस करने के साथ साथ इसको ड्राई में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद ड्राई के बाद जब इसको ड्राई करेंगे आप, सेपरेट ऑफ फंजीसाइड, इसके ऊपर आपने फंजीसाइड लगाना है, फंजीसाइड छिड़कना है। देन फंजीसाइड के बाद आपने इसको माउंट करना है, माउंट ऑन ए हर्बेरियम शीट, एक हर्बेरियम शीट के ऊपर आपको इसने माउंट करना है। नाउ हर्बेरियम शीट क्या है? ओके, हर्बेरियम शीट पे क्यों करोगे आप इसको, कि फॉर
प्रिजर्वेशन, फॉर प्रिजर्वेशन, ताकि ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिजर्व हो जाए। और फिर इस हर्बेरियम को देख के फ्यूचर जनरेशन में अगर ये प्लांट नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सटिंक्ट हो गया, यानी कि ये एंडेजर्ड स्पीशी होगा प्लांट का, तो आपने इसका हर्बेरियम बना के रखा है, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये प्लांट का स्पीशी अगर कोई मिला तो उनको ये हेल्प करेगा उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसके क्लासिफिकेशन में। तो कैसे हम करेंगे? हर्बेरियम शीट, ये एक हर्बेरियम शीट, इसके लिए एक पर्टिकुलर शीट आता है हर्बेरियम शीट, जिसे कार्डबोर्ड नहीं रहता क्या, वैसे ही रहता है कार्डबोर्ड जैसा, इसको हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट। ये हर्बेरियम शीट का सबसे पहले आपको साइज मालूम होना चाहिए। इसका साइज होता है ऐसे लेंथ में होता है ये 29 सेंटीमीटर, अगर कोई इंच में लिखना चाहता है तो 12 इंच, और ऐसे होता है ये 18 इंच, दैट इज 43 सेंटीमीटर। ये साइज इसका रहता है, दिस इज द साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। और ये नॉर्मल शीट जो होता है उससे थोड़ा मोटा रहता है डायमीटर में। तो इस शीट के ऊपर आपको क्या करना है? सबसे पहले राइट कॉर्नर पे आपको लिखना है, पहले ऊपर यहां पे आपको लिखना है डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट में आपने प्लांट को कलेक्ट किया है अपने नेचुरल हैबिटेट से। और दूसरा आपको लिखना है यहां पे प्लेस ऑफ कलेक्शन, कौन से प्लेस से आपने ये कलेक्ट किया है, ठीक है। और क्या लिखना है आपको? यहां पे आपको लिखना है, इसमें इस कॉर्नर में लिखना है, ये बड़ा शीट होता है, इसका साइज होता है 18 इंच, 1.5 फीट से लेकर 1 फीट। और यहां पे आपको लिखना है इसका लोकल नेम। लोकल नेम क्या है इस प्लांट का? नंबर 1, इस प्लांट का इंग्लिश नेम क्या है? लोकल नेम मीन्स जिस एरिया से लिया गया है उस एरिया के लोकल लैंग्वेज में इसको क्या नाम देते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश नेम यानी कि कॉमन नेम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद इसका आना चाहिए साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। इसके बाद ये फैमिली, कौन से फैमिली में से बिलोंग करता है ये, ठीक है। कौन से फैमिली, अपनी फैमिली नहीं लिखनी, कलेक्टर की फैमिली जिसने कलेक्ट किया है नहीं, ये प्लांट की फैमिली है, कौन सी फैमिली के साथ ये बिलोंग करता है। देन आपको लिखना है कलेक्टर का नाम, नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर का नाम लिखना है। ये वो कलेक्टर का नाम नहीं लिखना है जो अपने डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिला का ये किंग नहीं, ये लिखना है कलेक्टर जिसने ये प्लांट कलेक्ट किया, यानी कि जो ये हर्बेरियम प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये चीजें आपको लिखने हैं ऑन द राइट साइड ऑफ, ठीक है। इसमें आना चाहिए लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, फैमिली कौन सी है और नेम ऑफ द कलेक्टर किसे कलेक्ट किया है। ऊपर लिखना है डेट, कौन सी डेट पे किया है और कहां से किया है, दैट इज द प्लेस, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लांट जो आपने लिया है, कलेक्ट किया है, ड्राइड एंड प्रेशर किया है, फंजीसाइड सेपरेट किया है, उसके बाद उसको माउंट करना है आपके इस हर्बेरियम शीट पे। कैसे माउंट करोगे? फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट, अगर ये छोटा प्लांट होगा, फॉर एग्जांपल मोस्टली एंजियोस्पर्म होगा, तो एंजियोस्पर्म जो मतलब जिसका साइज नॉर्मल होगा, जो इस साइज की शीट पे आ सकता है, माउंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लांट बड़ा है, फॉर एग्जांपल कोई ट्री है, तो ट्री को आप नहीं ला सकते हो माउंट करके इस पे छिपा सकते हो, चपा नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करें? अगर ये लार्जर प्लांट होगा, इफ दिस इज द लार्जर प्लांट, लार्जर प्लांट, प्लांट का साइज ज्यादा होगा या इन द फॉर्म ऑफ ट्री होगा, तो उस केस में आपको क्या लेना है? आप इसके पार्ट्स ले सकते हो, आप ले सकते हो इसके फ्लावर्स, आप ले सकते हो इसके लीव्स, आप ले सकते हो इसका कोई रूट का पार्ट, आप ले सकते हो इसका कोई सीड का पार्ट, आप ले सकते हो इसका ब्रांच एटसेट्रा। तो ये आप ले सकते हो और ये माउंट कर सकते हो आप यहाँ पे, और फिर लिख सकते हो ये डिटेल्स। लेकिन अगर ये प्लांट स्मॉल है, अगर स्मॉल होगा तो होल प्लांट, अगर स्मॉल प्लांट होगा तो ये आपको लेना है होल, ये आपको लेना है कंप्लीट प्लांट, कंप्लीट प्लांट, ठीक है। जैसे कि छोटा सा कोई प्लांट है, मान लो ये हमारे पास छोटा प्लांट था, तो आपको लेना है ये इस पे माउंट करना है, ठीक है। इसके साथ रूट्स भी होंगे, छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। दिस आर द ब्रांच ऑफ दिस प्लांट, ये लीव्स है। तो यहां पे इसको आपने पहले सुखाना है, फिर उसके बाद माउंट करना है। माउंट कैसे करेंगे आप? सेलो टेप से, यहां पे इसको सेलो टेप लगानी है पीसेस में,
ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा कवर करोगे सेलो टेप से ही, नहीं, सेलो टेप के पीसेस लगाने इसको, ये ब्रांच ऐसे, जैसे कि हुक्स नहीं लगाते क्या हम, हुक्स ऐसे ही इसको लगाना है यहाँ पे सेलो टेप, ऐसे इसको बांधना है सेलो टेप से, रूट्स के पार्ट पे, स्टेम के पार्ट पे, फ्लावर्स के पार्ट पे इसको लगाना है, इसको माउंट करना है, इसको बोलते हैं माउंटिंग, माउंटिंग ऑफ प्लांट, प्लांट को माउंट करना है हर्बेरियम शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या था आपका, दिस इज योर हर्बेरियम शीट, दिस इज योर हर्बेरियम शीट, ओके। तो ये था हर्बेरियम, ओके, और कुछ भी नहीं है। नाउ एग्जांपल्स हर्बेरियम्स के, वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है दैट इज द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, लार्जेस्ट हर्बेरियम, इन वर्ल्ड, दैट इज, कौन सा है वो, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, लंदन, लंदन में है ये, ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन यानी कि हर्बेरियम, हर्बेरियम इन इंडिया, इंडिया में जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है दैट इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, जो हमारे कोलकाता में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, चलो यहां लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं मैं, लार्जेस्ट इन इंडिया दैट इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा कहाँ है, कोलकाता में, ओके। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा, एक्चुअली ये बॉटनिकल गार्डन है, लेकिन इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर बिल्डिंग्स रखी गई है, किसके लिए, जहां पे प्रिजर्व प्लांट्स को रखा गया है एज हर्बेरियम, ठीक है। तो ये हर्बेरियम क्या है, जिस तरह हम एल्बम बनाते थे ना, पहले फोटो खींचते थे, फिर वो फोटोज का एक फ्रेम बनाते, ये एल्बम में रखते थे उनको सजा के, फिर जब जी चाहता था तो हम उस एल्बम को खोल के देखते थे कि ये फलानी टाइम का फोटो है, फलानी जगह पे हमने लिया है, इस पर फलानी मेंबर बैठा है, फैमिली मेंबर, ठीक है। तो कभी भी जब हम उस एल्बम को चाहेंगे तो देख सकते हैं। इसी तरह ये जस्ट लाइक एक एल्बम जैसा होता है, ये इन शीट्स को फिर कलेक्ट करके एक बाइंडिंग के फॉर्म में रखा जाता है, और इनको जैसे कि म्यूजियम बनाते हैं हम, म्यूजियम की फॉर्म या लाइब्रेरी जैसे होती है, इस तरह इनकी भी लाइब्रेरी अलग अलग होती है। उस पूरे बिल्डिंग को या उस पूरे रूम को हम नाम देते हैं फिर हर्बेरियम, समझा गया आपको। एक्चुअली हर्बेरियम एक सिंगल शीट भी हो सकता है, ठीक है, ये लार्ज नंबर ऑफ शीट्स भी हो सकते हैं जिनको हम कलेक्ट करके रखते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, वो पूरी जगह फिर कहलाएगी हर्बेरियम। इसी तरह वर्ल्ड का रॉयल बॉटनिकल गार्डन है जो लंदन में है, बहुत बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो, तो वहाँ पे भी बहुत सारी बिल्डिंग्स रखी गई है, किसके लिए, इस हर्बेरियम, उसमें हर्बेरियम प्रिजर्व है। इसी तरह हमारे इंडिया में जो लार्जेस्ट है दैट इज द इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है वो, तो वहाँ पे भी हर्बेरियम रखे गए हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आएंगे बॉटनिकल गार्डन्स पे, लिविंग टूल पे आएंगे। इसके बाद एक लिविंग टूल लेंगे फिलहाल बॉटनिकल गार्डन्स का, जल्दी से करो इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश। चलो, ये था हर्बेरियम। नाउ हर्बेरियम के बाद है एक लेंगे बॉटनिकल गार्डन, नंबर ये थर्ड वाला है, एक लिविंग टूल लेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, देखो बॉटनिकल गार्डन क्या है,
ये लाइव टूल है, ठीक है, लिविंग प्लांट टूल, लिविंग प्लांट टेक्सोनोमिकल एड, लिविंग है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लिविंग प्लांट्स की कल्टीवेशन करते हैं। हियर इज द कल्टीवेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स, कल्टीवेशन, ग्रोथ एंड प्रिजर्वेशन, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं हम, ऑफ लिविंग प्लांट स्पीशीज को, ठीक है। किसके लिए? फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, किसके लिए? फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नया प्लांट स्पीशीज जो है वो मैंने डिस्कवर करना है, या मैंने वो डिस्कवर किया नहीं अभी, उसको मैंने फाइंड आउट किया है, अब मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, उसको क्लासिफिकेशन करनी है। अगर मुझे हर्बेरियम से हेल्प नहीं मिल सकता है तो मैं जा सकता हूँ बॉटनिकल गार्डन के अंदर, क्योंकि बॉटनिकल गार्डन के अंदर बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ के स्पीशीज़ होते हैं, वहाँ पर प्रिजर्व होते हैं। तो वो किस लिए करते हैं हम इनको हम किस लिए प्रिजर्व करते हैं? ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस बन जाए, ठीक है। किसके लिए? फॉर क्लासिफिकेशन के लिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ताकि कोई इस प्लांट को देख के अपना न्यू स्पीशीज जो है वो डिस्कवर कर सकता है। इसके कैरेक्टर्स यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके कैरेक्टर्स वो रीड करके जो इसके पास अपना नया प्लांट होगा उसके साथ मैच करके वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। एंड देयरफॉर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स का कल्टिवेशन किया जाता है, ठीक है। ये जो है बॉटनिकल गार्डन्स, क्योंकि मैंने अभी बोला ये लिविंग प्लांट टेक्सोनोमिकल एड है, इसमें लिविंग प्लांट्स होते हैं, इसमें डेड प्लांट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जनरली जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इनहिबिटेड है, यानी कि वो परमिट नहीं है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स ह्यूमन्स वहाँ पे जाएंगे, उनको वहाँ पे ग्रेजिंग कराएंगे अपने जानवरों को, ग्रेजिंग घास चरना वहाँ पे अलाउ नहीं है, या प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स को काटना वहाँ पे अलाउ नहीं रहता है, या ट्रीज़ को काटना यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ये सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं है बॉटनिकल गार्डन में। तो ये क्या होता है, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, restricted area where human activities जो है वो restricted है, ठीक है, is not allowed। human activities कौन सी human activities? like that of the grazing of animals, हाँ, deforestation, plucking of flowers is not allowed। ये सब चीजें वहां पे अलाउड नहीं है। तो ये बॉटनिकल गार्डन के फीचर होते हैं। समझ आ गया आपको बेटा? क्लियर? तो अब हम देखेंगे कुछ गार्डन्स का नाम हमारे पास जो अभी प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बोला था हर्बेरियम के बारे में जब मैं बात कर रहा था, और रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वो वर्ल्ड का सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है। और रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये पूरे वर्ल्ड का फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड फेमस गार्डन, और ये सबसे बड़ा भी है, ठीक है। इसका जो वर्ल्ड जो कहाँ पे है ये पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ठीक है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है इट इज इन क्यू, लंदन में है ये, ठीक है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन। इसमें करीब जो इसमें तकरीबन जो बिल्डिंग्स हैं हर्बेरियम के लिए, दैट इज द 40 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। इट कंप्राइज ऑफ 40 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जिन बिल्डिंग्स के अंदर क्या रखा गया है? हर्बेरियम रखा गया है। इसलिए मैंने अभी बोला कि ये जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, एक तो ये सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड। दूसरा ये सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम भी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 40 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जिन बिल्डिंग्स के अंदर प्रिजर्व ड्राइड प्लांट्स रखे गए हैं
फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें अगर हम बात करेंगे स्पीशीज की, प्लांट स्पीशीज की, तकरीबन इसमें 27,000 लिविंग प्लांट्स प्रेजेंट हैं। अगर हम हर्बेरियम की बात करेंगे तो इसके अंदर तकरीबन 8.3 मिलियन हर्बेरियम है, यानी कि 8.3 मिलियन हर्बेरियम इसमें प्रेजेंट है, हर्बेरियम के स्पेसिमेन इसमें प्रेजेंट है। इसीलिए ये जो है सबसे बड़ा रो बॉटनिकल गार्डन हमारे पूरे वर्ल्ड में है। साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये तकरीबन 326 एकड़ ऑफ लैंड पे फैला हुआ है। 326 एकड़ लैंड पे इसका साइज है। 40 हिस्टोरिकल बिल्डिंग इसके अंदर और एक हर्बेरियम भी है जिसके अंदर 8.3 मिलियन हर्बेरियम स्पीशीज हैं और यहाँ पे 2700 लिविंग प्लांट्स है इसके अंदर, 27,000 लिविंग प्लांट्स हैं इसके अंदर, ठीक है, शाबाश। नंबर सेकंड, ये था फर्स्ट। नंबर सेकंड, अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो अभी हावड़ा में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा में, कोलकाता, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट है। ये अंग्रेजों के ज़माने का है, सबसे पहले ये अंग्रेजों ने बनाया था, ठीक है। इसमें तकरीबन अगर हम बात करेंगे 12,000 प्लांट्स है इसके अंदर, ठीक है, अभी प्रेजेंट। ये बहुत ओल्ड है, एंशियंट है ये, ठीक है। नंबर थर्ड, NBRI, दैट इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, यूपी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ इसके अंदर है ये, ठीक है, लखनऊ सिटी के अंदर। नाम है इसका NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये भी एक बॉटनिकल गार्डन है, बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो वर्ल्ड की बेस पे अगर हम देखेंगे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन का, अगर इंडिया में देखेंगे तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है कोलकाता, हावड़ा में, और NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। ये हो गया आपका बॉटनिकल गार्डन भी ना। उसके बाद हम आएंगे म्यूजियम पे। म्यूजियम क्या होता है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश। म्यूजियम या सिंपल यहाँ पे बेटर टू से बायोलॉजिकल म्यूजियम, क्योंकि म्यूजियम बहुत सारे हैं, हिस्टोरिकल म्यूजियम भी हैं, लेकिन ये हम बात करेंगे यहाँ पे बायोलॉजिकल म्यूजियम की। शाबाश, बॉटनिकल गार्डन क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद है म्यूजियम। बायोलॉजिकल म्यूजियम, म्यूजियम सबसे पहले आपको म्यूजियम में याद रखना है, म्यूजियम क्या है? बायोलॉजिकल म्यूजियम, दिस इज द डेड टैक्सोनॉमिकल एड, ठीक है, डेड टैक्सोनॉमिकल एड है ये, ठीक है। किसके लिए है? प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए? फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो यहां पे एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? फॉर फ्यूचर रिसर्च या फॉर फ्यूचर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। म्यूजियम, ठीक है। ये म्यूजियम एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग,
ठीक है, ऐसे। तो इस कंपार्टमेंट में हम क्या रखते हैं, अलग अलग रूम्स बनाते हैं हम स्पेसिमेंस के लिए, ठीक है। तो ये एक म्यूजियम है। इसमें क्या करते हैं हम, प्लांट के पार्ट्स या एनिमल के पार्ट्स या वो होल प्लांट या कुछ होल एनिमल भी, प्लांट भी या एनिमल भी रख सकते हैं यहाँ पे प्रिजर्व के लिए। तो ये किस लिए होते हैं, ये जनरली हम एस्टेब्लिश करते हैं इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। आपने देखा होगा जो हमारे लैब्स होते हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, तो खासकर जो बॉटनी एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें एक म्यूजियम भी एस्टेब्लिश होता है। म्यूजियम में अगर जूलॉजी होगा तो वो एनिमल म्यूजियम होगा, अगर प्लांट होगा या तो हर्बेरियम होगा वहाँ पे, या तो प्लांट म्यूजियम होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे दे आर मोस्टली एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है इसको, कॉलेजेस एंड स्कूल्स एंड कॉलेज में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि उसको वहाँ पे हमें फ्यूचर रेफरेंस मिले इन एड्स के थ्रू, ठीक है। तो म्यूजियम में अगर हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हम म्यूजियम में रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम रख सकते हैं एनिमल्स लाइक बर्ड्स, या हम रख सकते हैं यहाँ पे फिश, प्रिजर्व्ड लेकिन, ठीक है। बर्ड्स होंगे, फिशेस होंगे, या इनका स्केलेटन, ठीक है, या टस्क। बहुत सारे स्पीशीज में आप देखे होंगे टस्क, जो एनिमल का, जो एलिफेंट का जो ये रहता है दांत जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से, या कोई भी पार्ट एनिमल का, और होल एनिमल। जनरली जो एनिमल या तो वो एक्सटिंक्ट हुआ होता है, ठीक है, या वो एंडेंजर्ड होता है। एंडेंजर्ड मीन्स वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, खत्म होने के करीब है, फिर उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं लेबोरेटरी के अंदर या म्यूजियम के अंदर फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। या ये हो सकता है ह्यूमन का भी कोई पार्ट, क्लियर। आजकल के कुछ म्यूजियम्स में ह्यूमन का भी रखा जाता है, जैसे कि ये हमारे फार्मेसी कॉलेज होते हैं, वहाँ पे कुछ कॉलेज में हमें ह्यूमन के भी पार्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। या ये प्लांट का भी हो सकता है, प्लांट पार्ट भी हो सकता है, ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अगर हम बात करेंगे इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है वो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। लार्जेस्ट म्यूजियम, बायोलॉजिकल म्यूजियम, लार्जेस्ट बायोलॉजिकल म्यूजियम इन इंडिया, वो है न्यू दिल्ली में, इज प्रेजेंट इन न्यू दिल्ली, ये याद रखना। तकरीबन यहाँ पे 2 लाख स्पेसिमेन्स हैं, और बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स का तकरीबन 2 लाख स्पेसिमेन्स यहाँ पे प्रिजर्व करके हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम कोई प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट या प्लांट, होल प्लांट, इसको हम म्यूजियम में प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पहले हम किल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसको हम किल करते हैं, किलिंग के बाद इसको हमें क्या करना है, इसको ड्राई करना है, सुखाना है, तो फिर उसके ऊपर जो है फंजीसाइड्स यहाँ पे हमें सेपरेट करना है। यहाँ पे मोस्टली हम 10 to 40% फॉर्मेलिन में इसको रखते हैं, ताकि इस पे पैरासाइट्स जो है वो अटैक ना करे, क्योंकि अगर ये एनिमल का पार्ट हो, एनिमल के पार्ट पे मोस्टली जब वो डेड होता है तो उस पे पैरासाइट्स अटैक करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजी अटैक करते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे 10 to 40% इसको फॉर्मेलिन के अंदर रखते हैं, और इसको पिन इनटू ए जार, मोस्टली जार में रखते हैं। आपने देखा होगा, अगर किसी म्यूजियम में आप गए होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बर्ड का म्यूजियम है, ये बर्ड यहाँ पे प्रिजर्व करके, ये ऐसे ही नहीं होगा यहाँ पे, ताकि इसमें तक ये फॉर्मेलिन इस पे लगा होगा या केमिकल इस पे लगे होते हैं, और ये पर्टिकुलर एक जार में एनक्लोज होता है, और बाहर जाके यहाँ पे इसका प्रॉपरली नाम लिखा है, कौन से फैमिली से हैं, कौन से फाइलम से हैं, कौन से
ये ऑर्डर से बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका बायोलॉजिकल म्यूजियम। देन लास्ट पे आ जाओ, जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स हो गए ये। नाउ नंबर 4, जूलॉजिकल पार्क्स। जैसे बॉटनिकल गार्डन थे, बॉटनिकल गार्डन लाइव टूल था किसके लिए? लाइव टैक्सोनॉमिकल एड फॉर प्लांट्स। इसी तरह जूलॉजिकल पार्क जो है, दिस इज द लाइव एनिमल एड, लाइव एनिमल एड। इसके अंदर क्या करते हैं, ये भी एक एरिया होता है, प्रिजर्व्ड एरिया, जिस एरिया के अंदर हम प्लांट एनिमल्स को क्या करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। उनको प्रॉपरली ह्यूमन केयर किया जाता है, उनका जो वहां पे हैबिटेट है वो जस्ट वैसे ही बनाया जाता है जैसा इस एनिमल का हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है, वैसे इसको बनाया जाता है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज द लाइव एनिमल एड वायर इन, सिंपली मैं लिखूंगा प्रोटेक्टेड एरिया, protected area wherein animal species are protected under human care, under proper human care। तो यहां पे भी जो जूलॉजिकल गार्डन रहता है या जूलॉजिकल पार्क जो रहता है, तो इसमें भी यहां पे बिल्कुल भी अलाउ ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक पोचिंग, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक पोचिंग करना, शिकार करना, किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी किलिंग ऑफ एनिमल्स, किलिंग ऑफ एनिमल्स या एनिमल्स को डराना, ये सब चीजें यहां पे एलो नहीं होता, क्योंकि यहां पे प्रॉपर केयर इनको दिया जाता है, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क जिनको हम आम लैंग्वेज में जू बोलते हैं, जू, ठीक है। आपने देखा होगा एक कोई जूलॉजिकल पार्क है, वहां पे जब गए हैं तो वहां पे पिंजरे के अंदर शेर को रखते हैं ऐसे, या भालू को, ठीक है। ये पिंजरा है, इसके अंदर कोई यहाँ पे प्लांट को रखते, ये सॉरी किसी एनिमल को रखते हैं, फॉर मान लो ये शेर है, लाइन या टाइगर या बेयर। तो यहाँ पे जो ये पिंजरा होता है इसको हम बोलते हैं जू, जू, ठीक है। या ये कोई एरिया भी हो सकता है, एक बड़ा लैंड का एरिया हो सकता है जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे खुले में यहाँ पे उस एनिमल को छोड़ा जाता है। तो इसके बाहर लगा होता है एक छोटा सा स्लिप यानी कि बोर्ड, यहां पे प्रॉपरली स्पीशी का नाम, स्पीशी का नेम क्या है, नेम ऑफ द स्पीशी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम लिया जाता है, ये कौन से फैमिली के साथ है, ठीक है, इसके कितने मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, या ये एंडेंजर है या ये एक्सटिंक्ट है या एंडेमिक है, क्या है ये, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पे जब आते हैं उसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती है इस एनिमल के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया जू। अगर हम जू की बात करेंगे, जूलॉजिकल इंडिया में अन्ना नेशनल पार्क है चेन्नई में, दैट इज द लार्जेस्ट जू इन इंडिया, लार्जेस्ट जू इन इंडिया, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, अन्ना जूलॉजिकल पार्क इन चेन्नई, मैड्रास जिसका पहले नाम था, ठीक है, चेन्नई आज उसको हम बोलते हैं, वो लार्जेस्ट है इंडिया में, लार्जेस्ट इन इंडिया, ये याद रखना। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक टाइप का एनिमल देखा जाता है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट
जो इंडिया में सबसे पुराना जूलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल गार्डन है, उसका नाम है चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन, और ये आपके मैसूर शहर में है। मैसूर आता है कर्नाटक में। मैसूर में ये सबसे ओल्डेस्ट है, पुराना है इंडिया में, और सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, नाम है इसका चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे वैरायटीज ऑफ स्पीशीज, ये बहुत ही बड़ा गार्डन है। इसमें इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनाकोडा भी मिलता है, लार्जेस्ट एनाकोडा एंड वैरायटी स्पीशीज ऑफ स्नैक्स। जो भी स्नैक्स की बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे हैं, और इसके अंदर लार्जेस्ट एनाकोडा जो है, लार्जेस्ट स्नैक जो है हमारे यहाँ पे इंडिया में, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। ठीक है, चामाराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन इन द मैसूर। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द जूलॉजिकल गार्डन्स। ठीक है, नाउ अब है लास्ट पार्ट इसका, दैट इज द टेक्सोनोमिकल कीज। टेक्सोनोमिकल कीज, टेक्सोनोमिकल की क्या है? दिस इज आल्सो द टूल, ये भी एक टूल है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिकल टूल, टेक्सोनोमिकल एड, लेकिन ये एनालिटिक एड है। ठीक है, हम पहले लिखिए, दिस इज द एनालिटिक एड, एनालिटिकल टेक्सोनोमिकल एड। एनालिटिकल टेक्सोनोमिकल एड क्या है? इसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स के हेल्प से हम अपने स्पीशीज को इनके साथ रिलेट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा स्पीशीज जो है कौन से कैरेक्टर के साथ मिलता जुलता है। एक्चुअली जो टेक्सोनोमिकल है, मैंने इनको लिखा एनालिटिकल टेक्सोनोमिकल, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे इन सारों में जो मैंने अभी 4-5 पढ़ाए, उनमें से टेक्सोनोमिकल, इनमें से एनालिटिक एड कौन सा है? दैट इज द टेक्सोनोमिकल कीज। ठीक है, these are actually contrasting characters, contrasting कैरेक्टर्स यहां पे दिए जाते हैं। आपको कुछ कैरेक्टर दिए जाते हैं, जिन कैरेक्टर्स के बेस पे आप बोल सकते हो कि जो तुम्हारा स्पीशी है, जो आपने आइडेंटिफाई करना है, जो आपने क्लासिफाई करना है, उसके कैरेक्टर्स और ये दिए वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं या नहीं है। ठीक है, दे आर द these are the contrasting characters। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें आप क्या करते हो, और ये पेयर्स में होते हैं, मोस्टली इन पेयर्स मीन्स आपको पहले ये एक की है, इसके 2 कैरेक्टर होंगे, 1 and 2। आपको बोला जाएगा कि जो आपका स्पीशी है, जो आपने आइडेंटिफाई करना है, बोलो इसमें कौन सा कैरेक्टर मिलता जुलता है। ठीक है, ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर, 2 में से आपको एक चूज करना है, और फिर उस 2 कैरेक्टर के आपस में और 2 कैरेक्टर होंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, कितने हो गए? 2। एक ये एनालिटिक टेक्सोनोमिकल एनालिसिस कर सकते हैं हम इस पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर्स रहते हैं ये। ठीक है, और इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, इट वर्क्स ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बेसिस पे हम यहां पे जज कर सकते हैं ये जो कैरेक्टर है जो इन्होंने दिया है कि वो सिमिलर है हमारे स्पीशी के साथ या डिसिमिलर है, वो मिलते जुलते हैं या मिलते नहीं है। ठीक है, और इनको हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन हम इसको यूज करते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, आपने एक स्पीशी को डिस्कवर किया है, एक स्पीशी को आपने फाइंड किया है। अब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्पीशी जो है मैं कौन से किंगडम में रखूं, मैं कौन से क्लास में रखूं, कौन से फाइलम में, कौन से डिवीजन में, कौन से ऑर्डर में, कौन से जीनस में और कौन से स्पीशीज में। तो
इसके लिए आपके पास जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं उनके पास टेक्सोनोमिकल कीज होते हैं। तो आपको ये टेक्सोनोमिकल कीज जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको जाना है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की, तो वहाँ पे आपको जाना है, तो वहाँ पे आपको टेक्सोनोमिकल कीज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक की दिया जाए, की क्या है? की कुछ नहीं है, की इज द कैरेक्टर्स। आपको कुछ कैरेक्टर दिए जाएंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी कि जिनकी बेस पे कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, आपको वो कैरेक्टर अपने स्पीशीज के साथ मिलाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक की है, दिस इज द की, ओके, यहां पे लिखूंगा मैं, दिस इज द की, आपको एक की दी जाएगी, ठीक है। इस की के दो कैरेक्टर्स होंगे, इस की के दो कैरेक्टर्स होंगे। ये कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, इस कैरेक्टर का नाम होगा, ये एक है, एक कैरेक्टर नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन बट मूवेबल। दूसरा कैरेक्टर होगा ग्रीन बट नॉट मूवेबल, ठीक है। एक की है आपके पास, इस की के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको दो में से एक चूज करना है। ये जो आपका स्पीशी है, फर्ज ये मेरा स्पीशी है, मुझे पहले देखना है ये जो की मेरे को दी गई है ये क्या है, ये ग्रीन है या नॉन ग्रीन है। तो आप बोलोगे ये नॉन ग्रीन है, तो आप ये वाला कैरेक्टर चूज करोगे। मेरा जो है नॉन ग्रीन है और मूवेबल है, मूव कर सकता है, वो तो आपको दिखेगा ही, अरे एक्सटर्नल फीचर से जब आप आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो दूसरा जो है ग्रीन बट नॉन मूवेबल, अगर इसमें क्लोरोफिल होगा तो ये ग्रीन दिखेगा, ग्रीन मीन्स नॉन मूवेबल है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट होगा, फिर तो आपने ये वाला कैरेक्टर चूज किया। आप बोलोगे सर जो मेरा स्पीशी है दैट इज द नॉन ग्रीन, वो ग्रीन कलर का नहीं है, दैट मीन्स इसमें एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल है। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा तो हेट्रोट्रॉप है, हेट्रोट्रॉप है तो एनिमल स्पीशीज होगा, एनिमल स्पीशीज होते हो मूवेबल होगा। तो आप बोलोगे लेकिन ये मूवेबल भी है, तो आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक की दिया जाएगा आपको, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर्स आपको रिजेंबल करना है, कंट्रास्ट करना है, आपका स्पीशी और ये कैरेक्टर मिलता है या नहीं है। आप बोलोगे सर मेरा ये वाला ये मिला है, लेकिन ये वाला नहीं है मेरा, ये कैरेक्टर मेरे स्पीशी के साथ नहीं मिलते हैं, ये वाले कैरेक्टर मेरे स्पीशी के साथ मिलते हैं। तो फिर आपको ये की जो है इसके फिर से दो पार्ट्स होंगे, क्लियर। आगे जाके इस की के फिर से दो पार्ट्स होंगे। चलो बेटा आपने अब ये वाला सिलेक्ट किया, तुम्हारा अब ये वाला है, ये रिजेक्ट हो गया वहां पे। अब इसके दो और कीज होंगे आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैव विंग्स, हैव विंग्स, क्या इसकी विंग्स है? हैव विंग्स, डू नॉट हैव विंग्स, डू नॉट हैव विंग्स। अब आपने एक कैरेक्टर पास किया, क्रॉस किया, तो आपने जब यहां पे कंपेयर किया अपना स्पीशी, नॉन ग्रीन है, मूवेबल है, चलो जी छोड़ो ये वाला नहीं है तो ये वाला है। फिर इसमें आगे जाके आपको फिर से दो कीज दिए जाएंगे, दो कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। अब बोलो हैव विंग्स जो आपके पास है, इसमें विंग्स है या विंग्स नहीं है? आप बोलोगे नहीं बाबा इसमें विंग्स नहीं है, इसमें जो विंग्स नहीं है तो आपने ये वाला सिलेक्ट किया। जब आपने ये वाला सिलेक्ट किया तो आपका ये सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। डू नॉट हैव विंग्स, हैव विंग्स, विंग्स नहीं है इसके पास, विंग्स नहीं है, नॉन ग्रीन है, मूवेबल है। तो इसके बाद आपको आगे जाके फर्दर इसके दो और कैरेक्टर्स दिए जाएंगे। अगर विंग्स नहीं है, क्या मेमोरी ग्लैंड्स है? हैव मेमोरी ग्लैंड्स, हैव मेमोरी ग्लैंड्स, डू नॉट हैव मेमोरी ग्लैंड्स, या मेमोरी ग्लैंड नहीं है, डू नॉट हैव मेमोरी ग्लैंड। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, है मेमोरी ग्लैंड्स। तो आपने ये वाला चूज किया है। देखो अभी मैंने बोला कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, पी इन पेयर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि इनको आपस में आप अपोजिट है, यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर्स। कंट्रास्ट मीन्स हो गया डिफरेंट कैरेक्टर्स, कंट्रास्ट मीन्स हो गया डिफरेंट कैरेक्टर्स, बट इन पेयर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं लेकिन डिफरेंट है पेयर्स में। देखो यहाँ पे एक की आपको दिया गया, इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट है, आपको दो में से एक मिलता जुलता है अपने स्पीशी के साथ। फिर इसके आगे और दो है,
फिर इसके आगे जो आपने चूज किया है, जो कैरेक्टर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, आगे जाके इसके दो दो कैरेक्टर्स निकल आते हैं, तब तक जब तक ना आप स्पीशी लेवल पे पहुंच जाएंगे और इस स्पीशी को पूरा आइडेंटिफाई करके क्लासिफिकेशन तक लेके नहीं जाओगे तो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो है, ये एक टैक्सोनॉमिकल की का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब की में ये एक कैरेक्टर है, इसको हम क्या नाम देंगे? अब की एनसीईआरटी लिखती है, इसको हम नाम देते हैं लीड। दिस इज अ लीड, ए लीड, एक लीड, दूसरी लीड, एक लीड, तीसरी लीड। यानी कि मैं बोल सकता हूं एक की के अंदर दो लीड्स हो सकते हैं। दिस इज नोन एज द लीड, मैं लिखूंगा यहां पे, दिस इज नोन एज द लीड, LEAD, लीड। दिस इज द सेकेंड लीड, LEAD, लीड। याद रखना, एक की जो है इट इज मेड अप ऑफ टू लीड्स, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक की के दो लीड्स होते हैं, दिस इज वन लीड, सेकेंड लीड। फिर आपने ये लिया एक लीड, इसके दो लीड्स होंगे, लेकिन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिला के बोलेंगे दिस प्लस दिस। इनको हम बोल सकते हैं दोनों को कपलेट। कपलेट समझाया आपको? क्लियर? दिस प्लस दिस कपलेट। अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे रहेंगे, दिस इज वन लीड, सेकेंड लीड, दिस लीड प्लस दिस लीड, दिस इज द कपलेट। समझ आ गया आपको? यानी कि एक की में दो कपलेट होते हैं, एक सिंगल कपलेट को हम बोलते हैं एक लीड, ये दूसरा लीड। इसी तरह यहां पे ये क्या है? व्हाट इज दिस? अगर मैं इसकी बात करूंगा एक कैरेक्टर की, सिंगल कैरेक्टर को हम बोलते हैं लीड, दिस इज लीड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो लीड। लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करूंगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, इन दोनों का मैं बोल सकता हूं कपलेट। बस इतना याद रखना है आपको। एक की के अंदर, ठीक है, दो लीड्स होते हैं, इनको हम मिला के नाम देते हैं एक साथ कपलेट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक जो है आज हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इसमें आपको याद रखने हैं, हमने कितने एड्स पढ़े हैं? पहले हमने पढ़ा है हर्बेरियम, देन उसके बाद हमने पढ़ा है बॉटनिकल गार्डन, देन उसके बाद हमने पढ़ा है म्यूजियम, देन उसके बाद हमने पढ़ा है जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बताया लास्ट में हमने पढ़ा है टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिकल कीज क्या है? ये आपके सामने है। और ये चीज़ याद रखना है आपको, एक की में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम बोलते हैं लीड, दोनों को साथ में बोलते हैं कपलेट। ओके बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट। ओके, टेक केयर।